आप सबों का स्वागत है। तो कैपेसिटर की जो हमारी यात्रा थी, अब हम लोग उसको करीब करीब समाप्त करने की ओर हैं। कैपेसिटर एनर्जी को जमा करने का एक साधन है। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस कैपेसिटर के अंदर में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जमा होती है और वो वही एनर्जी होती है जो हम उस कैपेसिटर के अंदर देते हैं या फिर कोई बाहरी फैक्टर जैसे कि कोई सेल हो या कोई अन्य वस्तु हो जो कि उस पर वर्क करती है, और तो वही वर्क कैपेसिटर के अंदर जमा होता है। तो इस तरह से एनर्जी को जब जमा करने का साधन है तो निश्चित रूप से धीरे धीरे जब डिस्कशन हमारा आगे बढ़ेगा तो हम लोग कुछ और चीज़ें भी जानने की कोशिश करते हैं। तो छोटी मोटी कुछ चीज़ें और बच गई हैं, आज हम लोग कोशिश करेंगे कि उन चीज़ों पे भी डिस्कशन कर लें। साथ ही साथ इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं उस पर गौर कीजिएगा। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स विशेष तौर पे जो एनसीईआरटी में आए हुए न्यूमेरिकल्स हैं या जो बोर्ड्स में आते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आते हैं, मैं अगर देख पा रहा हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा संख्या में क्वेश्चंस दिख रहे हैं जो कि मुझे करना चाहिए था, परंतु ये प्लेलिस्ट पूरी तरह से थियरी की प्लेलिस्ट है और इसमें चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए इसको बनाया गया है। न्यूमेरिकल्स के लिए जो दूसरी प्लेलिस्ट है मेरी, उस प्लेलिस्ट में अगर आप जाके देखेंगे तो NEET जी के लिए जो प्रैक्टिस सीरीज है उसमें आप जाके देखेंगे तो हम लोगों ने उसमें क्वेश्चंस को सोल्व किया हुआ है और जो कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर छूट जाते हैं उस पॉइंट को भी वहाँ पर मेंटेन करने की कोशिश की गई है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको एक बार जरूर देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग सबसे पहले इस बात पर विचार करते हैं कि ये जो कैपेसिटर है उसमें एनर्जी होती है। कैपेसिटर्स हैव एनर्जी। तो सबसे पहला बात यही है कि भाई कितनी एनर्जी, हाउ मच, कितनी। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग इसमें। सबसे पहली बात, आ जाइए इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, एरिया A है, डिस्टेंस D है, तो इसमें कितनी एनर्जी कैद है। हम लोग जानते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी, किसी भी कैपेसिटर की एनर्जी होती है Q²/2C या फिर हाफ CV² या फिर हाफ QV। अब ये कहां से आया, इस पर कोई बहुत ज्यादा विवाद नहीं है क्योंकि हम लोग इसको प्रूव कर चुके हैं। ये एनर्जी कहां जाती है, किधर रहती है, तो ध्यान दीजिएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है ये एनर्जी कहां रहती है, हम लोग इसका जवाब खोजने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं कि ये एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में रहती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट के बीच में रहता है और इस प्लेट के बीच में कुछ मटेरियल भी रहता है, कोई मॉलिक्यूल रह सकते हैं इसमें। तो मान लीजिए कि यहां पर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं डाइपोल्स के फॉर्म में और उन मॉलिक्यूल्स को ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे डायरेक्शन में ओरिएंट कर देती है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड उन डाइपोल्स पे वर्क करती है उनको घुमाने के लिए, हम लोग जानते हैं कि जब डाइपोल को घुमाया जाता है तो वर्क होता है, आपको पहले बता चुका हूं मैं। वो जो वर्क करते हैं वो सारे डाइपोल उस वर्क को स्टोर करते हैं और हम लोग उसी हिसाब से कहते हैं कि चूंकि उस सारे डाइपोलों ने इस एनर्जी को स्टोर किया हुआ है इसलिए इस कैपेसिटर में इतनी एनर्जी है। तो एक तरीके से देखें तो ये एनर्जी इस वॉल्यूम में जमा होती है जिस वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फैला है। तो अगर कोई एनर्जी किसी वॉल्यूम में जमा हो तो हम लोग एक नया टर्म ला सकते हैं जिसको हम लोग एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। एनर्जी डेंसिटी का मतलब हो गया कि एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी किस वॉल्यूम में कितनी है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना है। तो हम यहां पे लिखेंगे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसी भी जगह पर, उसको हम लोग एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। तो ध्यान देंगे कि ED का फॉर्मूला होगा, कोई भी फॉर्मूला ले लीजिए एनर्जी डेंसिटी, जैसे मान लीजिए कि आप ये ले लेते हैं हाफ CV² बाय वॉल्यूम के फॉर्मूले में, वॉल्यूम के लिए आप A × D लिख दीजिए, ये वॉल्यूम हो गया। अब यहां पे गौर कीजिए, हाफ C का फॉर्मूला लिख देते हैं ε0A/d और V यानी पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होगा E × D। सो इसको हम लिख सकते हैं ED का स्क्वायर, तो E² D²
बाई ए डी। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये डी ए कट गया, डी कट गया, यानी एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आया हाफ इप्सिलॉन नॉट ई मॉड स्क्वायर। यानी किसी भी जगह पर एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हाफ इप्सिलॉन नॉट ई मैग्नीट्यूड स्क्वायर होता है। मतलब कि ये जो एनर्जी है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है उस जगह पर ज्यादा स्टोर होती है। इस वाले केस में हम देखेंगे कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इसलिए हर एक छोटे छोटे इलाके में, इस छोटे छोटे वॉल्यूम्स में, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई है वो पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जबकि एक स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि यहां पर चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म फील्ड नहीं दिखा रही हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि एनर्जी डेंसिटी सब जगहों पर अलग अलग है। तो इन इलाकों में, जो अंदर के इलाके हैं, इन इलाकों में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा मजबूत है, इसलिए इधर ज्यादा एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम, और जैसे जैसे हम बाहर की ओर निकलते हैं तो एनर्जी डेंसिटी घटती चली जाती है, यानी एनर्जी का स्टोरेज कम होता चला जाता है। तो याद रखिएगा कि एनर्जी डेंसिटी हालांकि हम लोगों ने इस पैरेलल प्लेट के लिए निकाली है, परंतु फिर भी हम लोग ये कह सकते हैं ये एनर्जी डेंसिटी हर उस जगह पर वैलिड है जिस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो एक सामान्य तौर पर आप याद रख सकते हैं एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होगा हाफ इप्सिलॉन नॉट ई मॉड स्क्वायर। चलिए हम आगे बढ़े इस जगह पे, इसको आप छोड़ दें यहीं पे, प्रैक्टिस आपको दूसरी प्लेलिस्ट में करवा देंगे। तो एनर्जी डेंसिटी हम लोगों ने देखा। अब मान लीजिए हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा सवाल लें कि यहाँ पर हमारे पास एक शेल है जिसमें चार्ज Q और इसका रेडियस R है। तो ध्यान दीजिए कि हमने इसको जो चार्ज Q दिया, कैसे दिया। पहले हमने इस पे एक छोटा सा चार्ज डाला होगा, तो पहला चार्ज डालने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही हमने इस पे दूसरा चार्ज डाला तो पहले चार्ज ने अपोज किया होगा, फिर तीसरा चार्ज डाला तो पहले के दूसरे चार्जेस ने अपोज किया होगा। इस तरह से जैसे जैसे हम चार्ज उसके ऊपर डालते चले गए, वैसे वैसे हमने ये पाया कि ये जो और ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, ये सारा वर्क इसके अंदर स्टोर हो जाता है। तो मान लीजिए हम सीधे सीधे आपसे सवाल पूछते हैं, फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज्ड शेल ऑफ चार्ज Q। अगर एक चार्ज Q वाला शेल हो रेडियस R का, तो इसमें कितनी एनर्जी स्टोर है आप हमको बताएं। कितनी एनर्जी स्टोर की हुई, माने कितना आपको लगा इसके अंदर इसके सारे चार्जेज को, Q चार्ज को इस पर स्टोर करने में। तो ध्यान दीजिएगा, स्टेप पे गौर कीजिएगा। सबसे पहले इस पर आप एक सैंपल चार्ज Q फेंकिए, सैंपल चार्ज Q। तो जैसे ही आपने ये सैंपल चार्ज Q फेंका तो पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल बिकेम कितना, Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R। जैसे ही आपने Q फेंका तो पोटेंशियल हो गया 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R। अब इस पोटेंशियल पर थोड़ा सा चार्ज और फेंकिए, एड मोर, थोड़ा सा और फेंकिए dq। चूंकि अब ये dq इस नए पोटेंशियल पर जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा वर्क आपको करना पड़ेगा। तो dw हुआ थोड़ा सा वर्क, ये दोनों को गुना करेंगे, q भी को गुना करेंगे, तो होगा q dq बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R। ये तो छोटा सा वर्क है, अगर आप चाहें तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, पूरा वर्क निकाल सकते हैं। तो Q को इंटीग्रेट करेंगे 0 टू कैपिटल Q में, और dw को 0 टू W में इंटीग्रेट कर देंगे, तो आएगा W इक्वल टू Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R, और Q dQ को लिखेंगे आप Q स्क्वायर बाई 2, इसलिए आंसर होगा Q स्क्वायर बाई 8 पाई इप्सिलॉन नॉट R। इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये चीज ऑब्जेक्टिव में काफी बार पूछी गई है कि अगर हम किसी हॉलो शेल पर चार्ज Q रखते हैं, यूनिफॉर्म शेल है या मेटल का है, तो ऐसी हालत में उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होती है, और उसका जवाब है कि Q स्क्वायर बाई 8 पाई इप्सिलॉन 0 R,
एनर्जी स्टोर होती है। और गौर कीजिएगा कि चार्ज अगर डबल करेंगे तो एनर्जी स्टोर्ड 4 गुनी हो जाएगी, चार्ज अगर ट्रिपल करेंगे तो एनर्जी स्टोर्ड 9 गुनी हो जाएगी। लेकिन अगर बड़ा गोला रहेगा तो एनर्जी स्टोर्ड कम हो जाएगा, क्योंकि बड़े गोले पर चार्ज डालते रहना आसान है, छोटे गोले पर चार्ज डालना मुश्किल है, क्योंकि छोटे गोले में जो चार्जेज है वो आपस में बहुत ज्यादा रिपल्शन करते हैं। इसलिए छोटे गोले को चार्ज करना मुश्किल है, इसलिए छोटे गोले में ज्यादा एनर्जी स्टोर होती है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, लॉजिक और मैथमेटिक्स दोनों मिलाएंगे आपका काम चलेगा। तो उसी तरह से जब हमने देखा कि व्हाट इज द चार्ज स्टोर्ड ऑन अ सेल, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा एक मेंटल एक्सरसाइज कर लेते हैं। व्हाट इज द चार्ज स्टोर्ड इन दिस सॉलिड स्फीयर हैविंग कैपिटल चार्ज Q, रेडियस R। ध्यान दीजिएगा, एनर्जी स्टोर्ड इन सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। अब हॉलो शेल को देखिए और इसको देखिए, दोनों में अंतर है। हॉलो शेल वाले में क्या हुआ था कि जब हमने चार्ज डाला तो हर एक चार्ज एक ही लोकेशन पे जमा हुआ था, r डिस्टेंस पे, क्योंकि पेरीमीटर पे जमा हुआ था, उसका जो सरफेस होता है उस पे। लेकिन इस वाले मामले में दिक्कत यह है कि चार्ज अंदर से लेके बाहर तक भरा है। तो निश्चित रूप से इस गोले के अंदर में चार्जेज का स्ट्रक्चर अलग है और इसीलिए उनको वहां पे जमा करने का वर्क भी अलग होगा, और हम कह सकते हैं कि ये आंसर वो नहीं होगा जो पहले था। तो चलिए हम लोग इसको निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें सबसे पहले हमारा जो स्ट्रेटजी है उस पर ध्यान देंगे आप। सबसे पहले हम लोग इसमें एक छोटा सा गोला लेंगे, ये रेडियस r का लेंगे। सबसे पहले हम इस गोले का पोटेंशियल निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा चार्ज डालेंगे, उतना ही चार्ज डालेंगे जितने चार्ज में इसका रेडियस बढ़ के r प्लस डी आर हो जाए। तो r प्लस डी आर करने में जो वर्क है निकाल लेंगे, तब उसको इंटीग्रेट कर देंगे। सबसे पहला स्टेप ध्यान दीजिए, हमने ये r रेडियस का अंदर गोला चुना है, हमें इसका पोटेंशियल निकालना है। पहले पोटेंशियल निकालेंगे, याद रखिए पिछली बार भी आपने ऐसा किया था। लेकिन पोटेंशियल निकालने के लिए आपको सबसे पहले चार्ज निकालना पड़ेगा, इस छोटे गोले का चार्ज निकालना पड़ेगा। तो चार्ज कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले चार्ज डेंसिटी निकालते हैं। तो चार्ज डेंसिटी ओवरऑल होगी Q/4/3 πr³। ये पूरे की चार्ज डेंसिटी हो गई। अब अंदर वाला चार्ज जो होगा, जिसको आप स्मॉल q कह रहे हैं, छोटा वाला चार्ज, उसका फॉर्मूला हो जाएगा ये चार्ज डेंसिटी जो हुई और इनटू इस छोटे गोले का वॉल्यूम करेंगे तो आपको मिल जाएगा, यानी QR³ चार्ज इस गोले में है। चार्ज मिल गया आपको, तो इस गोले का पोटेंशियल चाहिए था। तो पोटेंशियल फॉर्मूला होता है Q/4πε0r। r तो आप छोटा r लिखेंगे ना, क्योंकि आपको इस छोटे गोले का पोटेंशियल चाहिए। q का फॉर्मूला भर दीजिए, QR³/r³। और रही बात ये, तो 4πε0r, तो एक एक r यहां से कट जाएगा, आएगा QR²/4πε0r³। ये रहा पोटेंशियल। अब ध्यान दीजिए, इस पोटेंशियल के ऊपर हम थोड़ा सा चार्ज और देंगे। थोड़ा सा चार्ज कितना देंगे भाई? आप उतना ही देंगे जितने से इसका रेडियस dr बढ़ जाए। अब सवाल है कि ये कितना चार्ज होगा, कितना चार्ज देंगे कि रेडियस dr बढ़ जाए? तो आइए हम इस छल्ले में, ये जो गोला है r प्लस डी आर के बीच में जो है, r प्लस डी आर और r के बीच में जो ये गोला है, इस पे जो चार्ज है आइए उसको निकालते हैं। पहले बस इतना ही चार्ज इस पे डाल देंगे। तो ये जो dqs का फॉर्मूला होगा, ध्यान दीजिएगा, चार्ज डेंसिटी यहां पड़ी हुई है, चार्ज डेंसिटी गुने वॉल्यूम कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। तो चार्ज डेंसिटी ये है, इसका फॉर्मूला है 3Q/4πr³। ठीक से देखिए,
3^4πr³। ये तो चार्ज डेंसिटी हुई, डेंसिटी में गुना करेंगे वॉल्यूम से, तो इस छल्ले का वॉल्यूम होगा सरफेस एरिया इंटू थिकनेस। सरफेस एरिया होगा 4πr² इंटू dr। तब आप देख लीजिए कि 4π कट जाएगा, छोटा सा dq आएगा 3q r² dr बाई r³। अब यहां पे हम आ गए, हमने देखा कि पोटेंशियल इतना है, इस पोटेंशियल पर इतना चार्ज डालना है, तो छोटा सा वर्क कितना होगा? छोटा सा वर्क होगा इस पोटेंशियल पे उतना चार्ज डाल दीजिए, यानी QR² बाई 4πε0r³ इंटू थोड़ा सा और dq 3q इंटू r² dr बाई r³। ये आप इसको देखेंगे अगर आप, तो dw का फॉर्मूला होगा, बहुत सारी चीजें कट जाएंगी यहां पे। अब जैसे ये r² और r² को मिला के r4 हो जाएगा, ये r³ r6 हो जाएगा, तो लिखेंगे 3q² बाई 4πε0r6 और r⁴ dr। इसी को इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां के बीच इंटीग्रेट करेंगे आप? 0 से लेके कैपिटल R में इंटीग्रेट कर दीजिए ताकि पूरा गोला भर जाए। और जब ऐसा करेंगे तो वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा 3/20 q² बाई 4π, क्योंकि ये 5 हो जाएगा, πε0r। ये जो फॉर्मूला है आपका कट जाएगा, सब कुछ कट के आंसर आएगा। तो आपने देखा कि एक सॉलिड गोले के अंदर इतना, जिसमें चार्ज Q जो है अंदर ठूस ठूस के भरा रहता है, उस जगह में सॉलिड गोले के अंदर इतना वर्क डन होता है उसको चार्ज करने में, और निश्चित रूप से उतनी ही एनर्जी स्टोर रहती है। तो इस तरह से हम लोग आज के डिस्कशन में एनर्जी पे ध्यान दिए हुए हैं। एनर्जी कितनी स्टोर होती है ये स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, ये उस चार्ज पे डिपेंड करता है, और ये उस मीडियम पे भी डिपेंड करता है कि आपने कौन सी मीडियम रखी हुई है। ε0 पे डिपेंड करता है, वैक्यूम होगा तो ε0 यूज होगा, और दूसरी चीज होगी तो ε यूज होगी। और ध्यान दीजिए कि जितना ज्यादा मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी बढ़ेगा, उतनी ज्यादा एनर्जी घटती चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलिए इसी प्रकार से हम लोग डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, और अब हम लोग एक छोटी सी चीज पढ़ेंगे। इस छोटी सी चीज को हम लोग कहेंगे शेयरिंग ऑफ चार्जेज बिटवीन स्फेयर्स। शेयरिंग ऑफ चार्जेज बिटवीन स्फेयर्स, लिखिए शेयरिंग ऑफ चार्ज, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। शेयरिंग ऑफ चार्जेज बिटवीन मेटल स्फेयर्स। यहां पे मेटल के स्फेयर की बात हो रही है, अन्य चीजों की बात नहीं हो रही है। यहां पे गौर कीजिएगा, शेयरिंग ऑफ चार्जेज बिटवीन मेटल स्फेयर्स पे बात हो रही है। मान लीजिए कि आपके पास एक मेटल का स्फेयर है, इसका रेडियस r1 है, इस पे हमने q1 चार्ज डाला है, ठीक है। मान लीजिए कि एक छोटा सा और गोला है जिसका रेडियस r2 है, उस पे हमने q2 चार्ज डाला है। तो हमने देखा कि एक गोले पे हमने q1 चार्ज डाला, एक गोले पे हमने q2 चार्ज डाला। अब मैं ये कह रहा हूं कि मैंने उन दोनों को टच कर दिया। टच करने के बाद चार्ज इधर से उधर आवाजाही करेगा। क्वेश्चन है कि चार्ज किधर से किधर जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को होता है, वो कहते हैं कि जहां ज्यादा चार्ज होगा वहां से जाएगा चार्ज, जहां कम होगा वहां। गलत बात है, चार्ज वहां से जाएगा जहां पोटेंशियल हाई होगा, चार्ज वहां को जाएगा जहां पोटेंशियल लो होगा। इसलिए चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाता है, तब तक जाता है जब तक दोनों पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो जब टच कर देंगे तो चार्ज लेन देन होगा, कहां से कहां होगा, याद रखिएगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर चार्ज जाएगा। और कब तक जाएगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। मतलब मान लीजिए कि इसका अब यहां पे चार्ज मान लीजिए Q1 डैश हो गया और Q2 डैश हो गया, और अब जो है चार्ज नहीं जाता, ये बैलेंस हो गया।
तो अगर ऐसा है तो जरा बताइए कि अगर चार्ज बैलेंस हो गया, दोनों में अब थोड़ा भी इधर उधर ट्रांसफर नहीं हो रहा, इसका मतलब इन दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहां पहली बात, अगर यहां से यहां चार्ज जाने का पहले कंडीशन ले लीजिए, तो इसका पोटेंशियल V1 अगर ज्यादा होगा उसके पोटेंशियल से, यानी कि Q1 बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R1 ज्यादा होगा Q2 बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R2 के, यानी अगर Q1 बाई R1 ज्यादा होगा Q2 बाई R2 से, तो चार्ज इधर से इधर जाएगा। माने चार्ज खाली मत देखिएगा, चार्ज बटे रेडियस देखिएगा। चार्ज बाय रेडियस जिसका ज्यादा होगा वो देगा चार्ज। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ मत कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिएगा यहां पे 2 मीटर का 10 कूलम चार्ज है और यहां पे 4 मीटर पे 20 कूलम चार्ज है, तो चार्ज कहां से कहां जाएगा? तो ध्यान दीजिए कि इसका पोटेंशियल, इसका जरा सा Q बाई आर कर लीजिए तो, और इसका भी Q बाई आर कर लीजिए तो, दोनों तो बराबर है, इसलिए चार्ज इन दोनों के बीच ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि दोनों का पोटेंशियल बराबर है। गड़बड़ मत कर दीजिएगा आंसर देते समय। अब इस केस में मान लीजिए कि ये बराबर हो गए पोटेंशियल, तो अब चार्ज का ट्रांसफर नहीं होता है, तो क्या कंडीशन होगी? तो निश्चित रूप से पोटेंशियल बराबर है, यानी Q1 डैश बाई R1 बराबर Q2 डैश बाई R2 होगा, तभी बैलेंस रहेगा। ये बैलेंस हो गया। लेकिन Q1 डैश और Q2 डैश क्या है ये तो पता ही नहीं है हमें। तो ध्यान दीजिएगा कि टोटल चार्ज कंजर्वेशन तो रहेगा, यानी यहां जो Q1 प्लस Q2 है वही Q1 डैश प्लस Q2 डैश भी रहेगा। Q1 प्लस Q2 को अगर आप Q टोटल कह दें, टोटल Q बराबर होगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश, तो आप इसको भर दीजिए। Q1 डैश बाई R1 इक्वल टू, इसको लिख दीजिए Q माइनस Q1 डैश। Q2 डैश को हम लोग लिख सकते हैं Q माइनस Q1 डैश बाई R2। इसको आप थोड़ा सा ट्रीट करेंगे तो Q1 डैश आ जाएगा Q R1 बाई R1 प्लस R2, और उसी तरह से Q2 डैश आ जाएगा Q R2 बाई R1 प्लस R2। ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको देखने से पता लगता है। जैसे मान लीजिए हम लोग यहां पे एक सवाल ले लें। सवाल है कि यहां पर 2 मीटर रेडियस है और 16 कूलम चार्ज है, और यहां पे 3 मीटर रेडियस है और 24 कूलम चार्ज है। मान लीजिए कि 12 कूलम चार्ज है। तो जब दोनों को सटा देंगे तो जरा बताइए कि फाइनली चार्ज कितना कितना होगा। ये क्वेश्चन है, बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। इस पे चार्ज होगा, ध्यान दीजिएगा, टोटल चार्ज 16 12 टोटल चार्ज कितना होता है 28 बटे रेडियस का सम गुने इसका रेडियस, तो हो गया 56 बटे 5, 56 बाई 5 कूलम चार्ज यहां रहेगा, और इस पे कितना रहेगा टोटल चार्ज बाई टोटल रेडियस इंटू 3। तो आप देख सकते हैं कि 4 एंड 8 84 बाई 5। तो आपने क्या देखा यहां पे भैया? आपने देखा कि जब हम दो गोलों को मौका देते हैं कि भाई आप लोग चार्ज बांट लीजिए, तो बड़ा गोला ज्यादा चार्ज लेके हटता है। ध्यान दीजिएगा, बड़ा गोला ज्यादा चार्ज लेके हटा है क्योंकि चार्ज रेडियस के प्रोपोर्शनल है एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब मान लीजिए कि मैं हूं और मेरे साथ एक कमजोर आदमी है, हम दोनों के पास कुछ खाना पीना है। अब हम दोनों को छूट दी गई कि भैया आप लोग बांट लीजिए, तो मैं ताकतवर हूं, मैं कस के छीन लूंगा और ज्यादा खाना अपने पास स्टोर कर लूंगा क्योंकि मेरे पास ताकत है। उसी तरह से जब इन दोनों गोलों को अलाउ करेंगे कि आप लोग चार्ज बांट लीजिए, तो बड़ा गोला ज्यादा चार्ज ले लेगा और बैलेंस हो जाएगा। सो ध्यान दीजिएगा
कि इफ चार्ज इज अलाउड टू डिस्ट्रीब्यूट, मैं इसको मिटा रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा। इफ चार्ज इज अलाउड टू डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जब होगा तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, बिगर स्फीयर जो होगा वो बिगर चार्ज लेके अलग हो जाएगा। बड़ा गोला बड़ा चार्ज लेके अलग हो जाएगा, यानी कि रेडियस r1 वाला जो होगा इस पे q1 डैश का फॉर्मूला लगेगा r1 प्लस r2 इंटू r1, और ये जो दूसरा गोला है r2 यहां पे लिखेंगे q2 डैश इज इक्वल टू q इंटू r2 बाई r1 प्लस r2। तो ध्यान दीजिएगा, बिगर चार्ज लेगा वो जो बिगर स्फीयर होगा। अब ध्यान दीजिए, बिगर चार्ज लेके अलग होने का मतलब ये नहीं है कि आप बिगर चार्ज डेंसिटी भी लेके अलग हुए हैं, गौर कीजिएगा। बट क्वेश्चन इज हु विल हैव द मोर चार्ज डेंसिटी, हु विल हैव मोर चार्ज डेंसिटी। अब चार्ज डेंसिटी यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्यों, मेटल है ना ये, तो मेटल पे तो चार्ज सरफेस पे ही रहेगा। तो चलिए हम लोग जरा सा इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालते हैं, सिग्मा 1 डैश निकालते हैं। इसका सरफेस चार्ज होगा इसका चार्ज बाई एरिया, तो QR1 बाई R1 प्लस R2 और एरिया से भाग लगाएंगे यानी 4 पाई R1 स्क्वायर होगा। और ठीक से देख लीजिए, एक R1 यहां से कट जाएगा। उसी तरह से सिग्मा 2 डैश होगा, उसका चार्ज डेंसिटी होगा, उसका चार्ज यानी पहले चार्ज लिख दीजिए R1 प्लस R2 और नीचे एरिया से भाग लगाइए, एरिया 4 पाई R2 स्क्वायर होगी। तो आप देख सकते हैं कि ये R2 यहां से कट गया, यहां तो उल्टा हो गया भाई। आपने देखा कि चार्ज R1 के प्रोपोर्शनल है, इसलिए R1 ज्यादा तो चार्ज ज्यादा, लेकिन यहां पे चार्ज डेंसिटी तो R1 के उल्टा प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मुझे दिख रहा है यहां पे। इसका मतलब है कि चार्ज डेंसिटी छोटे वाले गोले में ज्यादा होगी, चार्ज बड़े गोले में ज्यादा होगा। और याद रखिए, बिगर स्फीयर स्मॉलर चार्ज डेंसिटी होगी। तो ध्यान दीजिए, स्मॉलर डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो आपने क्या सीखा कि जब चार्जों का बंटवारा होता है तो उसमें बड़ा वाला गोला ज्यादा चार्ज लेके हट जाता है, लेकिन छोटा वाला गोला चार्ज डेंसिटी ज्यादा रख के अलग होता है। छोटे गोले पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। तो अगर छोटे गोले पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको एक बार बताया था कि किसी मेटल सरफेस के नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। मेटल सरफेस के नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट, यानी कि सिग्मा वो यहां की चार्ज डेंसिटी है। अब यहां पे आपको समझ में आ रहा है, छोटा वाला गोला ज्यादा चार्ज लेके अलग नहीं हुआ था, बड़ा गोला जो है ज्यादा चार्ज लेके अलग हो गया था, लेकिन सिग्मा कम था। और ये वाला चार्ज कम था लेकिन सिग्मा ज्यादा था। ध्यान दीजिए, बड़े गोले में चार्ज ज्यादा अलग हुआ था पर सिग्मा यानी चार्ज डेंसिटी कम थी। छोटे वाले गोले में चार्ज कम था भले ही सिग्मा ज्यादा था यानी चार्ज डेंसिटी ज्यादा थी। तो कौन से वाले गोले के बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे नहीं, चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा था, इसलिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। आप देख सकते हैं छोटा गोला जो है अपने आसपास काफी जोरदार इलेक्ट्रिक फील्ड रखे हुए है। बड़े गोले में इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा कमजोर होगा इस छोटे वाले के मुकाबले में। देख रहे हैं ना आप, छोटे एरो में दे रहा हूं, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब अलग होंगे तो ज्यादा फील्ड छोटकू बनाएगा। छोटा वाला चार्ज डेंसिटी लेके अलग हुआ है, यानी कि हमें यह पता चला कि अगर कोई कंडक्टर अलाउ कर दिया जाए तो वो अपने साइज के हिसाब से चार्ज ले लेगा, परंतु छोटा वाला जो कंडक्टर है वो चार्ज डेंसिटी ज्यादा ले लेगा। उसी तरह से अब ध्यान दीजिए जरा, इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं मामले को। ये क्यों किया इन लोगों ने, क्यों ऐसा है? क्योंकि
ऐसा करने से इस गोले और इस गोले का पोटेंशियल बराबर हो जाता है। पोटेंशियल बराबर है इसलिए तो सब है। तो मान लीजिए कि मैं एक इस प्रकार के कंडक्टर की कल्पना करता हूं। ये कंडक्टर है मेरा। अब ध्यान दीजिएगा, आप कल्पना कर सकते हैं कि इस कंडक्टर में दो गोले होंगे। एक ये छोटा गोला यहां है और आप मान सकते हैं कि एक बड़ा गोला यहां पे दिख रहा होगा आपको। मतलब ये जो सरफेस है यहाँ पे टेढ़ा सा सरफेस है, और थोड़ी देर के लिए आप मान सकते हैं कि यहाँ एक गोला है और यहाँ एक गोला है। ये छोटा गोला है, ये बड़ा गोला है। यहाँ नुकीला है तो छोटा गोला है और ये ब्लंट है तो यहाँ बड़ा गोला है। आप कल्पना कर लीजिए कि कोई भी टेढ़े मेढ़े शेप का अगर कंडक्टर हो, मेटल हो, तो असल में जो उसका सरफेस टेढ़ा मेढ़ा होता है तो हम कह सकते हैं कि वहां पे गोले ही होंगे। कई गोले हैं यहाँ पे, जाहिर है। तो जब हम इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि नियम के मुताबिक चार्ज की ज्यादा मात्रा तो यहां आएगी, बड़ा वाला गोला ज्यादा चार्ज लेके अलग होगा, लेकिन छोटा वाला गोला चार्ज डेंसिटी ज्यादा अलग लेके हटेगा। और ध्यान दीजिए कि जब हम किसी मेटल को चार्ज करते हैं, टेढ़े मेढ़े शेप के मेटल को, तो उसमें जो नुकीला वाला पार्ट बनता है इस जगह पे, ये नुकीला वाला जो हिस्सा बना, इस नुकीले वाले हिस्से में चार्ज काफी कम जाता है, परंतु चार्ज डेंसिटी यहां बहुत ज्यादा हाई होती है। और ब्लंट जो हिस्सा है, गोल बड़ा सा या प्लेन है, तो वहां पे चार्ज ज्यादा मात्रा में स्टोर होते हैं, परंतु वहां चार्ज डेंसिटी नहीं रहती है, चार्ज डेंसिटी कम रहती है। और इसीलिए जब ये मेटल, जब इसको आप इस तरह से छोड़ देंगे तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इससे इधर ज्यादा बनेगा, इधर भी ज्यादा बनेगा, और यहां पे देख रहे हैं फिर धीरे धीरे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होता जा रहा है। इस इलाके में इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर हो रहा है, यहां फिर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दिया है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का बंटवारा मेटल के हर हिस्से में एक जैसा नहीं है। ब्लंट हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड कम बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि चार्ज डेंसिटी कम है, और जो नुकीला पार्ट है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। तो गौर कीजिएगा, ये मेटल ऐसा क्यों कर रहा है? मेटल इसलिए ऐसा कर रहा है ताकि उसके सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हों। सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे तो चार्ज का लेन देन बंद हो जाएगा, और जब बंद हो जाएगा तो यही कंडीशन होती है जो हम लोगों ने पहले डिराइव की थी। तो हम लोग उस फॉर्मूले को भूल जाए और हम लोग यहां आए कि चार्ज अगर किसी टेढ़े मेढ़े कंडक्टर पे स्टोर कर दें तो उस कंडक्टर के नुकीले हिस्से पर बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है। यहां तक आप समझ गए होंगे, इस इलाके में काफी स्ट्रॉन्ग फील्ड है। चलिए यहां पे थोड़ा और स्ट्रॉन्ग मैं फील्ड देता हूं। अब देखिए, फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो क्या होता है? अब जो वातावरण है आपका, आसपास का जो माहौल है, यहाँ पे हवा है, पानी है या अन्य चीजें हो सकती हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेहद मजबूत है। अब थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि आपकी जो हवा है उसमें कुछ एयर मॉलिक्यूल्स है, पानी है या कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कुछ भी है, तो उसके जो छोटे छोटे डाइपोल्स हैं, जो मैंने आपको बताया है कि दुनिया का हर मटेरियल अगर वो कंडक्टर नहीं है तो डाई इलेक्ट्रिक होगा, तो डाई इलेक्ट्रिक होंगे तो उसमें डाइपोल होंगे, पोलर होंगे या नॉन पोलर होंगे, जो भी है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पोलराइज तो कर ही देगा। तो पोलराइजेशन कैसे होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, पोलराइजेशन जाहिर है कि पॉजिटिव निगेटिव इस प्रकार का बनेगा, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव, यानी कि आप देख रहे हैं कि हवा के मॉलिक्यूल्स को ये जो फील्ड है पोलराइज कर देता है। अभी यहां पे गौर कीजिए, यहां पे अभी इतना आसान नहीं है मामला, ध्यान दीजिए क्या हो रहा है। तो मान लीजिए कि हवा के कुछ मॉलिक्यूल मैंने बनाए हैं, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। तो अब सोचिए कि जरा सा अगर ये फील्ड काफी स्ट्रांग होगा, बहुत स्ट्रांग होगा, तो क्या होगा, मैं इस बारे में कह रहा हूं। एक रस्सी है, उसको खींचेंगे तो थोड़ा सा खींचेंगे तो टॉट हो जाएगी, थोड़ा और खींचेंगे तो और तन जाएगी, और खींचेंगे तो और तन जाएगी, जाइए उस पर कपड़े टांग दीजिए, लेकिन बहुत खींच देंगे तो टूट जाएगी। तो हर चीज की एक लिमिट होती है।
उसी तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है कि हवा के जो डाई इलेक्ट्रिक या जो सामने के मीडियम के डाई इलेक्ट्रिक हैं उनको वो पोलराइज कर देता है। और इसमें देखिए जब फील्ड बहुत ज्यादा हो जाएगा जो कि यहां पे है, तो देखिए अच्छा ये बताइए कि ये निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो है ये कहां जाते हैं, गौर कीजिएगा। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज कैसे अपने को, सॉरी मैंने उल्टा बना दिया, आई एम सॉरी, इस तरह से अरेंजमेंट होगा, निगेटिव इधर जाएगा और पॉजिटिव इधर जाएगा, ठीक है, ओके। सो दैट डाइपोल मोमेंट इधर की ओर हो। अब आगे बढ़िए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बहुत स्ट्रांग होगा तो क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज इधर की ओर फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज इधर की ओर फोर्स लगेगा। जनरली क्या होता है ना, एटम और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और कई तरह के पोटेंशियल से मॉलिक्यूल्स बाउंड होते हैं, तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। परंतु अगर ये फील्ड बेहद स्ट्रांग होगा तो इस निगेटिव को उधर और इस पॉजिटिव को इधर करके और टीयर कर देगा, मॉलिक्यूल को तोड़ देगा। तो जिस फील्ड पर कोई डाई इलेक्ट्रिक अपने एटम्स को तोड़ दे, अपने मॉलिक्यूल्स को तोड़ दे, उसको हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब है कि जितने फील्ड पर, जिस फील्ड पर डाई इलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाएं, स्प्लिट हो जाएं, टूट जाएं, क्योंकि इस इतनी स्ट्रांग फील्ड पर, ये इतनी स्ट्रांग फील्ड पर मॉलिक्यूल्स टूट के उनके चार्जेज अलग हो जाते हैं, और जब याद रखें जब चार्जेज अलग हो जाते हैं तो कंडक्शन शुरू हो जाता है। इसलिए डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वह स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड है जिस पर कोई डाई इलेक्ट्रिक कंडक्ट करने लगता है। हर मटेरियल कंडक्ट करेगा, आप उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तोड़ के दिखाइए। तो हवा के लिए 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर है, आप याद रखिएगा इस चीज को। देखिए तो 30 लाख है, ये 30 लाख वोल्ट पर मीटर फील्ड लाइएगा तो हवा का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ब्रेकडाउन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो खैर चलिए, तो आपने देखा कि ये डाइलेक्ट्रिक ब्रेक कर गया, ब्रेक कर जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्जेज इधर आ गए, पॉजिटिव चार्जेज बाहर की ओर चले गए। अच्छा ये बताइए कि ये पॉजिटिव चार्जेज जो बाहर की ओर गए ये कैसे जाएंगे, ये एक्सेलरेट करेंगे ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उनको एक्सेलरेट करता है। तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज इधर की ओर बढ़ेंगे और स्पीड अपनी गेन करेंगे। इस स्पीड गेन के लिए एनर्जी कहां से मिलेगी, इस फील्ड से मिलेगी। तो स्पीड को गेन करेंगे और स्पीड को गेन करते ही यहाँ पे एक दूसरा जो मॉलिक्यूल है उससे आके टकरा जाएंगे, और जब टकरा जाएंगे तो यहाँ पे टक्कर होती है तो आप जानते हैं तब वहाँ पे एनर्जी लॉस होगी, हीट बनेगा, साउंड बनेगा, लाइट बनेगा, कुछ भी बनेगा, तो वो टक्कर हो जाएगी। अब जब एक बार वो आके यहाँ टकरा गई, एनर्जी थोड़ी लॉस हो गई, तो फिर उठे कि अच्छा ये तो यहाँ पे तो हम फिर इस फील्ड में फिर और आगे कहीं बढ़ेंगे, और जब वो और आगे बढ़ेंगे तो फिर जाके किसी और से टकराएंगे और वहाँ पे फिर से हीट बनेगी, और इस तरह से वो एक दूसरे से टकराते रहेंगे और वहाँ पे हीट बनते रहेगी। और उनके जो टकराने का पाथ होगा वो पता नहीं कौन से डायरेक्शन में होगा, बिकॉज आप जानते हैं मॉलिक्यूल्स जो हैं रैंडमली टकराते हैं। तो एक मॉलिक्यूल गया उधर टकराया, फिर इधर टकराया, फिर उधर टकराया, फिर इधर टकराया, और ये टक्कर का प्रोसेस इतना तेज होता है कि एक टक्कर के बाद दूसरी तीसरी टक्कर जो होती है तो एक तरह से आपको लगेगा कि लाइट की स्ट्रीक निकली है, जैसे बिजली कड़कती है ना, उस तरह से लगेगा कि इस लाइन में एक लाइट यहां से निकली, इस तरह से। यानी इस रास्ते पे ये जो प्लस चार्ज गया और वहां टकराया और टकरा के एनर्जी लॉस किया, और एनर्जी फाइनली पॉजिटिव चार्ज अपनी सारी एनर्जी वातावरण को दे देता है। इतना सारा एनर्जी जो इसको फील्ड से मिला सब उसने दूसरे को बांट दिया, हीट एनर्जी हो गया। अब आगे यहां पे ध्यान दीजिए, ये सारी एनर्जी ये फील्ड कहां से ला रहा था, इससे ला रहा था। तो यानी कि अब हमें समझ में आया कि ये जो प्रोसेस है, जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को ब्रेक करने का प्रोसेस है और जिसमें ये हीट वीट जो निकलने का प्रोसेस है, इसको हम लोग कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज। अब हम ये समझ पा रहे हैं कि आखिर कोरोना डिस्चार्ज से फायदा किसको हुआ था। देखिए ये जो मेटल है, जब जानते हैं आप, इस पे जब चार्ज रखा जाता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है।
तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है तो कोई भी सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। तो उसी तरह से ये भी अनस्टेबल हो गया होगा। अगर बहुत अनस्टेबल हो जाए तो हर सिस्टम अपने इस मुसीबत को, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को छोड़ देना चाहता है। तो जब इसको पोटेंशियल एनर्जी छोड़नी होगी तब ये कहां जाके छोड़ेगा, क्योंकि ये तो किसी के कांटेक्ट में ही नहीं है। तो इस प्रकार के कंडक्टर अपनी नुकीली नाक वाली जगह पर, क्योंकि उन्हीं नाक के पास फील्ड ज्यादा है, तो इस प्रकार के जो चार्ज्ड कंडक्टर हैं नुकीली नाक वाली जगह पर स्ट्रॉन्ग फील्ड बनाते हैं और उस स्ट्रॉन्ग फील्ड से वहां के डाइलेक्ट्रिक को ब्रेक करते हैं और इस तरह से जो पॉजिटिव या जो बाहर दूर जाने वाले जो चार्ज हैं उनको अपनी एनर्जी देके इधर जाके कहीं एटमॉस्फेरिक में कहीं भी दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ टकरा के इसको हीट वीट बनवा के लॉस कर देते हैं। और अब इस निगेटिव पे गौर कीजिए, ये निगेटिव धीरे धीरे बढ़ेगा और कहां चला जाएगा, पॉजिटिव पे चला जाएगा, यानी फाइनली ये मेटल अनचार्ज होने की ओर बढ़ रहा है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे दो चीज हुए। सबसे पहले इसने अपनी एनर्जी फील्ड में डाली, फील्ड की वजह से ये पॉजिटिव चार्जेज आगे बढ़ गए और टकरा उकरा के एनर्जी को लॉस किया, और ये जो निगेटिव चार्ज है ये वापस गया और वापस जाकर के इस चार्ज के ऊपर जाके जमा हुआ, जिससे इसका चार्ज कम हो गया। यही तो चाहता था, चार्ज के कम होने से पोटेंशियल लॉस हो जाता है और पोटेंशियल लॉस होने का मतलब सिस्टम कंफर्टेबल हो जाता है। तो ओवरऑल हमने ये देखा कि डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का जो प्रोसेस है, ध्यान दीजिएगा, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पढ़ चुके हैं। जिस प्रोसेस में एक डाई इलेक्ट्रिक को बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड देके ब्रेक कर दिया जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। और डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के बाद सामान्यतः कोरोना डिस्चार्ज भी होता है। तो ओवरऑल ये सारी चीजें ये कंडक्टर प्लान करता है कि हाँ, हमें बहुत ज्यादा एनर्जी हो गई है, बहुत चार्ज हो गया, इस चार्ज को कहीं लीक करना है, तो अपनी नाक वाली जगह, नुकीली जगह से लीक कर देगा। तो इस तरह से हमने देखा कि एक कंडक्टर किस प्रकार से अपने बढ़े हुए चार्ज को, अपनी बढ़ी हुई एनर्जी को आसपास के माहौल में लीक कर देते हैं या डिस्चार्ज कर देते हैं। एनीवे, ये जो कैपेसिटर का चैप्टर है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। और ये बाद में हम लोगों ने जो ये स्टोरी देखी है चीज़ों का, उनके बिहेवियर का, तो फिजिक्स इसी को कहते हैं। फिजिक्स में हम चीज़ों के बिहेवियर को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे समझ से जो कंसेप्ट वाइज जो चीज़ें थी वो यहाँ पे हम लोगों ने कर दी हैं। इस चैप्टर को इस प्लेलिस्ट में आगे खींचने का बहुत मतलब नहीं है। आप नीट जी प्रैक्टिस वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देखिएगा, उसमें मैं कुछ दिन में सवाल बना करके अपलोड कर दूंगा ताकि आपको कहीं भी कुछ कमी ना हो, प्रैक्टिस आपकी संपूर्ण बनी रहे। समय का थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम चल रही है, नहीं तो मैं एकदम अपडेट कर दूंगा। दो तीन दिन में मैं कोशिश करूंगा कि वो जो पीछे के बैकलॉग पड़ गए हैं उन सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन बना के उसमें अपलोड करूं। तो तब तक मेरे ख्याल से कैपेसिटर को हम लोगों ने समाप्त किया। अगला चैप्टर होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तब तक एंजॉय कीजिए, रिवाइज कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।